हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माही क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पूरा चैप्टर लगभग 30 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर दूंगा और आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को भी बता दो जाके शेयर करके कि हम चैप्टर को बहुत जल्द अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझने भी वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग को कर्तव्य है, निभाना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड विच इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। कोई कंपाउंड लिया जाएगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग को सबसे ज्यादा फेमस है कार्बन, है ना। सबसे ज्यादा फेमस चलता है हम लोग के लिए क्या? तो सबसे ज्यादा फेमस है कार्बन। तो हमने ले लिया कार्बन, है ना, और फिर उसको हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दे दिया थोड़ी सी, तो वो जल के राख हो गया, CO2 गैस निकल गई, उसके साथ कुछ राख निकलेगी और पूरे से उड़ जाएगा, है ना। ये राख बचेगी और CO2 बचेगा, इतना है। तो आपने दो चीजों को रिएक्टेंट साइड मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड जलाया और आपको कुछ नया चीज मिल गई भैया, CO2 मिल गया और राख मिल गई, है ना, और थोड़ी थोड़ी हीट भी मिलेगी। इग्निशन टेम्परेचर मैंने इनको दिया है ना। तो ये जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, एरो के राइट हैंड साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं और एरो को गिव्स अवे कहते हैं, और ऊपर जो लिखा रहता है एरो की उसको कैटलिस्ट कहते हैं। सिंपल सी भाषा, है ना। तो कोई न्यू सब्सटेंस अगर आपको चाहिए तो वो हमेशा प्रोडक्ट साइड रहेगा, पुरानी चीज रिएक्टेंट होती है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? ये जो पुराने बॉन्ड है ना, कार्बन और ऑक्सीजन के आपस में बॉन्ड टूट टाट के CO2 नया बॉन्ड बना लेती है। तो वही यहाँ पर चीज लिखी है, इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन एटम्स। तो जो पुराने केमिकल बॉन्ड होते हैं टूट टाट के नए बन जाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में भैया यही होता है। देखो A+B था, इसके कुछ अलग बॉन्डिंग थी, इसकी अलग बॉन्डिंग थी, कुछ नया बन गया, AB बन गया। तो वही मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, वो समझ गए होंगे। फिर इसके बाद रिएक्टेंट बताया। रिएक्टेंट क्या होता है? एरो के लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, एरो के साइड राइट साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। फिर उसके बाद एक रिएक्शन है एनसीईआरटी में। रिएक्शन कौन सी है? तो रिएक्शन है, बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम रिबन पता कैसा होता है? शटरिंग में जो तार बांधते हैं ना, जब ढलैया होती है छत की तो तार जैसा रहता है, वैसे ही एक मैग्नीशियम रिबन होती है, तार होता है। तो उसको जलाने से पहले हम लोग साफ क्यों करते हैं? ऐसा भाई सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बिफोर बर्निंग? तो मैग्नीशियम रिबन, पता है मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। जैसे सोडियम नहीं रिएक्टिव है, हाथ में रख दोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा, फुक से जल जाएगा, मतलब बिना आग लगाए ही जल जाएगा। तो वैसे ही मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज आगे आएगी तो बताऊंगा आपको। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जैसे आता है तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, उस लेयर का नाम रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम रिबन क्या गया, ऊपर आ गई, तो आप जलाओगे कैसे? तो इसको साफ करने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर का इस्तेमाल करते हैं। सैंड पेपर देखा होगा, दिवाली होली में जब घर में पुताई होती है तो उससे पहले दाग आग छुटाने के लिए रेगमाल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। है ना, प्राइमर पुट्टी में नहीं इस्तेमाल करते हैं। जैसे लड़कियां स्क्रब लगाती हैं, सेम उसी टाइप का होता है, बस उसमें ज्यादा ऐसे रहते हैं, अगर छील दोगे ना मतलब स्क्रैच कर आ जाएंगे उसमें। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हटाने के लिए। अब आपसे बोला जाएगा, चलो मैग्नीशियम रिबन, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगी, जलेगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से आएगा, लेकिन इसको हमने खुद से जलाया और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करी, वो जली नहीं है, ये जल गई है। तो इसमें जो राख निकलती है ना, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और जो राख होती है वो बेसिक नेचर की होती है। अब ये एसिडिक और बेसिक का फंडा है। देखो चैप्टर है इसके बाद एसिड और बेसिस का, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कैसे आप समझोगे। देखो अगर आप मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात। अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करोगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। बोलोगे ये कौन सी नई चीज बता दी आपने? हमने कोई नई चीज नहीं बताई। नई चीज ये है कि मेटल कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करे तो याद रखना बेसिक होगा, और अगर नॉन मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होगा। अब बात ये फंसेगी कि आप कैसे पहचानोगे कि भैया मेटल है कि नॉन मेटल है। जैसे अगर हम यहाँ पर कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दे तो CO2 बना। अब बताओ जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक है कि बेसिक है? तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि कार्बन क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल है। तो कार्बन नॉन मेटल है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कैसा होगा? एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि नॉन मेटल हमेशा एसिडिक नेचर शो करते हैं, है ना। ये बात आपको हजम हो गई होगी शायद,
है ना। बस आपको डिसाइड क्या करना है, मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। मेटल होगा तो बेसिक, नॉन मेटल होगा तो एसिडिक, बात खत्म। ज्यादा लोड नहीं लेने का दिमाग में, है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ा जाए। आगे क्या है, तो आगे है केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, भैया विशेषताएं। विशेषता हमारी भी है और विशेषता आपकी भी है, तो सबकी विशेषता है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन की भी विशेषता होगी। अब केमिकल रिएक्शन की जो विशेषताएं हैं उसको समझ लेते हैं। तो इसकी 5 विशेषताएं, 5 क्या विशेषता है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कभी भी केमिकल रिएक्शन होगी तो गैस निकलेगी, जरूरी नहीं गैस निकले, गैस निकलती है, ये एक प्रॉपर्टी है भैया, है ना। सबके साथ थोड़ा नहीं, किसी किसी रिएक्शन में निकलती है, किसी किसी में नहीं निकलती है। अगर आप बात करोगे एफ का मतलब, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा। अभी आपको बताऊंगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। कलर चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टेम्परेचर बदल सकता है, कभी ठंडा पड़ जाएगा, कभी गर्म ज्यादा हो जाएगा, है ना। स्टेट चेंज हो सकता है ना, स्टेट चेंज हो सकता है। सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा, लिक्विड से गैस में आ जाएगा। आपने बहुत पहले पढ़ा है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट, लिक्विड से गैस स्टेट, है ना। सॉलिडिफिकेशन, इवापोरेशन, कंडेंसेशन। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इफेक्ट। इफेक्ट तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज और स्टेट चेंज। अब आपको मैं रिएक्शंस बता देता हूं जो एनसीईआरटी में इस्तेमाल हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब भी गैस निकलेगी तो आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, कंप्लीट द रिएक्शन में आ सकता है। जिंक कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ZnSO4 बन जाएगा, ये कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन गैस पूरे से उड़ जाएगी। ये ऊपर एरो बना दिया जाए ना, इसका मतलब गैस आ रही है, नीचे एरो बना दिया जाए मतलब कुछ बच गया, वो उसको पीपीटी कहते हैं, है ना। तो आपको ये एरोस याद रखने पड़ेंगे भैया, एरोस का मतलब क्या होता है। इसके बाद मैग्नीशियम जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो MgCl2 बना देगा और हाइड्रोजन गैस फिर से निकलेगी। और Na2CO3 और HCl जब रिएक्ट होगा तो नमक निकलेगा, पानी निकलेगा और CO2 गैस निकलेगी, है ना। तो ये गैस की टेस्टिंग्स कभी कभी पूछ लेते हैं, तो आगे टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको कि इन सारी गैसेस की टेस्टिंग क्या होती है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग बताओ, मतलब हाइड्रोजन गैस ही निकली है प्रूव करके दिखाओ, CO2 गैस ही निकली है भी प्रूव करके दिखाओ, CO2 और या फिर ऑक्सीजन गैस है ये भी प्रूव करके दिखाओ। तो ये टेस्टिंग हो जाती है, ये टेस्टिंग हो जाती है गैसेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं जस्ट आगे बताने वाला हूं, जल्दी से अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ये चैप्टर फर्स्ट ला रहा हूं, ऐसी पूरी सीरीज आपके लिए डालूंगा क्लास 10 की, और ऐसे ही मजे से पढ़ेंगे, है ना। फिर पीपीटी क्या होता है, पीपीटी का मतलब होता है अगर कोई भी चीज, जैसे समझो, जैसे मान लेते हैं ये पानी है, ये पानी है ना, ये पानी है, और इस पानी में किसी ने चीनी घोल दिया, है ना, चीनी घोल दिया। चीनी में पानी जैसे घोले राजा जी, चीनी में पानी जैसे घोले राजा जी। आगे कमरिया कंप्लीट कर दो। कमरिया क्या होती है, तो जैसे आप चीनी में पानी घोलोगे तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसमें चीनी जाके समा जाएगी। लेकिन अब ज्यादा ही डाल दोगे, बोरा भर डाल दोगे, मतलब ज्यादा डाल दोगे तो चीनी घुलेगी नहीं, नीचे बैठ जाएगी। तो जो चीज सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाती है, घुलती नहीं है, उसको पीपीटी कहते हैं। तो insoluble substance settled at the bottom of the container is known as PPT and the reaction is known as precipitation reaction। कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको दो चीज याद रखनी है। ये यहाँ पर PbI2 लेड आयोडाइड और BaSO4 ये दोनों PPT रिएक्शन है, मतलब डाउनवर्ड एरो रहेगा। और इनका कलर पूछा जाएगा तो याद रखना, लेड का कलर येलो हो जाएगा और BaSO4 का कलर पूछा जाए तो व्हाइट हो जाएगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है ना। तो ये दोनों चीज याद रखनी है, पीपीटी रिएक्शन याद रखनी है क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। राजा जी को नहीं भूलना, है ना। चेंजिंग कलर की बात करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट, दो चीजें याद रखो, पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 K2Cr2O7, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, केमिस्ट्री की दुनिया के सबसे खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल होता है, और जब कभी भी सिट्रिक एसिड मतलब खट्टे एसिड्स के साथ रिएक्ट कर जाता है तो भैया इनका कलर छोड़ देता है, पर्पल से आ जाते हैं कलरलेस में। ये बात याद रखनी है। टेम्परेचर का चेंज, अगर हीट रिलीज होगी तो उसको भाई साहब एक्सोथर्मिक कहते हैं, अगर हीट अब्सॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये बात समझो, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या है। जैसे मान लेते हैं आप गए बाजार और आपको पुताई करनी है, आप चूना लेके आए, चूना, और उसके बाद चूना को पता है ये लोग क्या कहते हैं, तो चूना को ये लोग कहते हैं, चूना को कहते हैं CaO, दिस इज क्विक लाइम, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। अब इस क्विक लाइम में भाई साहब इन्होंने डाल दिया पानी। अब सूखा पाउडर थोड़ा ना पोत कर दोगे, ले चूना, तमाकू थोड़ा ना कहानी कि चूना और तमाकू मिला के इसे
बन ली। लेकिन आपको यह नहीं करना है, तो आपको चूना, क्विक लाइम और पानी, इन दोनों को जैसे आप मिलाओगे ना, तो पता क्या बन जाएगा? बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको भाई साहब ये लोग कहते हैं स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम। अब जैसे ये बुझेगा ना, पता है हीट रिलीज होगी, तगड़ी हीट रिलीज होगी। अब जब हीट रिलीज होगी तो कंटेनर गर्म हो जाएगा। तो जब कभी भी हीट रिलीज होती है रिएक्शन में, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कभी भी हीट रिलीज होगी तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक क्या होती है? अच्छा, एक और चीज आती है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक में आपको याद रखना है रेस्पिरेशन भी आएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये लाइव प्रोसेस में अच्छे से बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब आप खाना खाते हो तो खाने को तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज होती है, 38 एटीपीज निकलती है, 38 एटीपीज निकलती हैं। ठीक है, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो एटीपीज का मतलब होता है एनर्जी के पैकेट्स, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए एक्सोथर्मिक चला जाएगा, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडो में हीट अब्सॉर्ब होती है, एंडो में हीट अब्सॉर्ब होती है। जब अब्सॉर्ब होती है ना, तो आपको ठंडा ठंडा लगेगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल, आया मौसम ठंडा ठंडा, गर्मी कूल का। तो जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट अब्सॉर्ब होती है। जब हीट अब्सॉर्ब होगी तो ठंडा लगेगा। आप पेट्रोल को कभी हाथ में रखो, या फिर थिनर को हाथ में रखो, या डीजल को हाथ में रखो, भैया इतना मजा आता है, ठंडा आता है ना। तो रीजन क्या है पता है? इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, और बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ये गिरते हैं बॉडी के ऊपर, तुरंत इवापोरेट हो जाता है, तुरंत इवापोरेट हो जाता है। और जैसे इवापोरेट होता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, इवापोरेशन कॉसेस कूलिंग, आपको ठंडा ठंडा लगता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है, ये बात आपको याद रखनी है। वापस टॉपिक में आ जाते हैं, है ना। ये मैंने आपको दोनों समझा दिया, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, याद रखनी है। एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं, आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन में याद रखना है फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। रीजन क्या है पता है? सनलाइट अब्सॉर्ब करती है, लाइट अब्सॉर्ब कर जाती है ना, तभी तो खाना पक पाता है। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि सनलाइट अब्सॉर्ब होती है। अब आप बात करते हैं आगे की तरफ, है ना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखो, जब कभी भी इक्वेशन बैलेंस नहीं रहती है, जैसे हमने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस O2 गिव्स अवे H2O। अब ये देखो रिएक्टेंट साइड मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट साइड मॉलिक्यूल्स कितने हैं? तो आपको मैंने बताया ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एटम्स सेम होने चाहिए, एटम्स सेम होने चाहिए। हाइड्रोजन के कितने हैं? देखो दो, इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? दो, इधर हाइड्रोजन के दो हैं, इधर भी हाइड्रोजन के दो हैं। ऑक्सीजन के इधर दो हैं, ऑक्सीजन के कितना? एक। भैया ये मामला अच्छा नहीं लगा, क्योंकि केमिस्ट्री फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी, प्रोडक्ट साइड भी। अब बैलेंस नहीं होगा तो केमिस्ट्री बुरा मान जाएगी, और हम लोग को अभी बुरा नहीं मानना मनवाना है किसी को, क्योंकि 10th में हो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। जब कभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी तो इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटन इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन, है ना। और जब बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस किस लिए करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराने के लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ एटम्स बिल्कुल सेम सेम रहेंगे। बस इतना ही कहना है। जब इतना सा कहना तो भैया मान लेते हैं बात। अब आपको बैलेंस करना बताता हूं, कैसे बैलेंस करना है। तो आपको बैलेंस कैसे करना है वो बताता हूं। देखो, बैलेंस करने का सिंपल सा एक जुगाड़ है, बैलेंसिंग का एक जुगाड़ बताता हूं। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप निपटा दोगे। बैलेंसिंग का जुगाड़ मैं आपको देने वाला हूं। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ ये है कि पहला स्टेप आपको पता है, सबसे पहले है आपको मेटल्स बैलेंस करना है, मेटल बैलेंस करना है, मेटल को बैलेंस करना है, ये पहला स्टेप है। दूसरा का स्टेप क्या है पता है? नॉन मेटल्स बैलेंस करना है, नॉन मेटल्स। अब कुछ लोगों की ये समस्या होगी, भैया ये बताओ हम पहचाने कैसे कि मेटल है कि नॉन मेटल है? तो मेटल और नॉन मेटल को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, अगर कोई गैसेस स्टेट में होगा तो मेटल होता है, या फिर वैलेंसी याद रखो, जिसके लास्ट में 5 6 7 आ जाए वो नॉन मेटल है, और जिसके 1 2 3 लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 होगा तो वो हमेशा होगा मेटल। नॉन मेटल को पहचानने का तरीका, सॉरी यहाँ गैस नहीं, यहाँ सॉलिड होगा, गैस तो नीचे वाले में होगा, गैस हो जाएगा नॉन मेटल में, और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 5 6 7।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 है तो समझ लो नॉन मेटल है ना। अब तीसरा स्टेप आपको पता है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है। इतना काम आपको करना पड़ेगा भैया बैलेंस कराने के लिए। आपको मैं एक दो एग्जांपल से समझा दूंगा, लेकिन इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। इसको नोट कर लो, ये बहुत काम की चीज मैंने बताई है। मेटल बैलेंस करो, नॉन मेटल बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, है ना। अब सबसे पहली बात आपको बता देता हूं, बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ बराबर होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड बता चुका हूं चिल्ला चिल्ला के। फिर इसके बाद फिजिकल साइंस आपको याद रखना है। जैसे देखो हाइड्रोजन है ना, तो ये गैस फॉर्म में, तो यहाँ पे जी लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या है, गैस फॉर्म में, जी लिखना पड़ेगा। H2O लिक्विड फॉर्म में, यहाँ L लिखना पड़ेगा। तो ये फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिक्विड को एक्वस भी कहते हैं क्योंकि पानी की मात्रा जब ज्यादा होती है, गैस को स्मॉल जी, सॉलिड को स्मॉल एस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अपवर्ड एरो और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डाउनवर्ड एरो, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने आपको जो चीज बताई थी वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज बताई थी, ये वाली चीज, है ना। एक चीज और बता दे रहा हूं, वो भी याद कर लो। कौन सी चीज है, चीज ये है कि ये रिएक्शन याद करना ना, कैल्शियम को कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। और इसी क्विक लाइम में अगर आप पानी डाल दोगे तो बन जाएगा, पानी डाल दोगे तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, है ना। और इसी CaOH का होल ट्वाइस में अगर आप CO2 से रिएक्शन करवा दोगे तो बन जाएगा CaCO3। ये बहुत काम की चीज है। इसको क्विक लाइम कहते हैं, इसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, और भाई साहब को कहते हैं लाइम वाटर, लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। इतनी बातें याद रखनी है। ये क्वेश्चन पता है एक्स और वाई के टर्म से आता है। बोलेगा एक्स कोई कंपाउंड वाई से रिएक्ट कर गया, पुताई के काम आता है। फिर इसके बाद बोलेगा CO2 गैस के टेस्टिंग में काम आता है। तो CO2 गैस के टेस्टिंग में आपको यहीं पर बता दे रहा हूं, कभी भी सिलेक्ट लाइन जब CO2 से रिएक्ट करेगा तो ये मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मिल्की कलर आपको दिखा है, दूधिया कलर। देखना जब कभी पुताई होगी ना, तो पुताई जब होगी तो उसको लगभग 1 दिन 1.5 दिन लगता है सूखने में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पोत देते हैं हम लोग, और उसमें जब अपने आप CO2 से रिएक्ट करता है ना तो CaCO3 दे देता है, मतलब कि व्हाइट कलर का हो जाता है। तो अच्छा लगता है देखने में पुताई वगैरह, है ना। शादी बारात में सब होता चलता रहता है। तो आपको ये वाली रिएक्शन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको ये चीज बताई है। फिर बोला रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, क्योंकि हीट रिलीज होती है, 38 ATPs निकलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये बात मैंने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब होता है मेथ एट प्रोप ब्यूट पेंटेक्सेट, ये सब हाइड्रोकार्बन में पढ़ लेना, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, क्योंकि हीट रिलीज होती है। इसको छोड़ के आगे बढ़ा जाए कंप्यूटर जी, और कुछ तो नहीं है। हाँ, और थोड़ा सा ये देख लेते हैं, एसिड में मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। इमली में टार्ट्रिक, एप्पल में मैलिक एसिड, खट्टे फ्रूट में सिट्रिक, विनेगर में एसिटिक, फॉर्मिक एसिड। और अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो छोड़ देना, क्योंकि ये एसिड बेस में फिर से पढ़ोगे। सेकंड चैप्टर में आपको फिर से पढ़ना ही है। जब पढ़ना ही है तो क्यों पढ़ा जाए, जब पढ़ना ही है तो क्यों पढ़ा जाए भाई साहब, है ना। अब एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में रिएक्शन देखनी है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, एंडोथर्मिक में हीट ऑब्जॉर्ब होती है। ये रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस सब बता चुका। अभी आपको बताना है टाइप ऑफ रिएक्शंस, अभी आपको बतानी है टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब देखो आगे की बात, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, भैया डिफरेंस याद कर लेना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का। अब एक बात और याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आयरन की ऑक्साइड्स। देखो आयरन की अगर 2 वैलेंसी है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरस, फेरस। आयरन की 2 वैलेंसी तो उसको बोलते हैं फेरस। आयरन की 3 वैलेंसी है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेरिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और जब भी कभी आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो FeO, मतलब ये बन जाएगा आपका आयरन ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड है। इस आयरन ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, है ना। और यही आयरन, अगर यही आयरन 3+ वैलेंसी वाला है, ये 2+ वैलेंसी वाला था, अगर ये ऑक्साइड रिएक्ट हो गया तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, है ना। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड में डिफरेंस याद रखना।
फेरस की 2 वैलेंसी होती है और फेरिक की 3 वैलेंसी होती है। अब आपको बनाना कैसे फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला बनाना बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है, देखो आपको मैंने बताया कि फेरस अगर होगा तो आयरन की 2 वैलेंसी 2 प्लस वैलेंसी, अगर फेरिक होगा तो आयरन की 3 प्लस वैलेंसी, है ना। अब ये आयरन है 2 प्लस वैलेंसी वाला, ये आयरन है 3 प्लस वैलेंसी वाला। ऑक्सीजन के पास 2 ही होता है, ऑक्सीजन के पास 2 ही होता है। काट पीट दो, बराबर कर दो, कुछ मिलने वाला नहीं है, FeO बन जाएगा। ये क्या है, ये आपका है फेरस ऑक्साइड। फिर इसके बाद क्रॉस करा दो Fe2O3, ये बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड, स्वाहा। ठीक है, अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, FeO प्लस Fe2O3, ये बन जाएगा आपका Fe3O4। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फेरिक ऑक्साइड, है ना। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हो। ये रिएक्शन आपको याद रखना है भैया, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है ना। इतना बात हो गई। अब इसके बाद आप क्या करोगे, तो इसके बाद आप देखो क्या करोगे। इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है, अब आएंगी टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन में पता है क्या है कि 4 टाइप की रिएक्शन आपको देखनी है, 4 टाइप की रिएक्शन आपको देखनी है। तो देखिए माइंड मैप होगा, चलो टाइप ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं, है ना। पहली जो टाइप की रिएक्शन है वो पता है क्या है, पहली जो टाइप की रिएक्शन है वो है, जैसे मान लेते हैं कोई लड़की है ना, ये ए है, ये ए है, और कोई लड़का है, ए से मान लेते हैं, ए से मान लेते हैं आयुष है। अब आयुष नाम के व्यक्ति खुश हो जाए। अब बी से क्या है, ए से है आयुष और बी से है, बी से कोई लड़की बताओ, चलो बी से नहीं याद आ रहे हैं, हम आ रहे थे पी से, प्रिया, है ना। आयुष और प्रिया, आयुष और प्रिया ये 2 लड़की हैं, ये लड़का ये लड़की, और इन दोनों में भैया एक दूसरे को दोनों पसंद आ गए, है ना। देखते ही भाई देखते ही दिल गदगद होने लगा, है ना, गार्डन गार्डन हो गया। जब गार्डन गार्डन हो गया तो पता है ये दोनों आपस में कंबाइन होने की सोचेंगे, बोलेंगे हम एक साथ 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, 3 से 4 हो जाए, समझ गए ना। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होने की सोचेंगे। तो आयुष और प्रिया जब कंबाइन होंगे तो पता क्या बन जाएगा, 2 जिस्म एक जान। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 लोग आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन पता है आजकल क्या हो रहा है, आजकल ये हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग और जितने लव मैरिज वाले लोग हैं, आपने देखा होगा एक पत्नी ने अपने पति को, जो नेवी में ऑफिसर था, ड्रम में काट के फेंक दिया 15 पीसेस में, और अपने बॉयफ्रेंड को बॉयफ्रेंड के साथ। सोचो, अब मान लेते हैं यही है आयुष, है ना, और ये है प्रिया। अब इन दोनों में, ये दोनों में रिएक्शन हो रही थी ना, आयुष और प्रिया में, आयुष और प्रिया में दोनों रिएक्शन हो रहे थे। अब देखो भैया, किसी का नाम हो तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। अब आयुष और प्रिया में कोई बॉन्ड बना था, लेकिन थर्ड पार्टी एंट्री हो गई। और जब कोई थर्ड पार्टी एंट्री होती है, मान लेते हैं कोई आ गया, कौन आ गया, मान लेते हैं कोई आ गया, मान लेते हैं आ गया है अभिषेक, मान लेते हैं कौन आ गया, अभिषेक आ गया। अब जैसे अभिषेक कूदेगा तो थर्ड पार्टी एंट्री जैसे होती ना, तो इन दोनों में दरार पड़ने लग जाएगी। बोलेगा तुम बहुत अच्छे हो, तुमको कोई दूसरा मिल जाएगा, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। प्रिया ऐसे बोलेगी, लड़की ऐसे बोलेगी, और ये लड़का नहीं मानेगा, बोलेगा कि क्या दिक्कत थी, मैंने क्या कमी छोड़ दी। तो मेरे पता है जैसे ही ये एंटर करेगा ना, तो प्रिया अभिषेक के साथ जाना चाहेगी, और आयुष को ये बात पता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी एंट्री हो रही है ना। दिल कैसे टूटता है, ये कोई गैर थोड़ा जानता है, अपने ही जानते हैं दिल कैसे तोड़ना होता है, तो अपने ही तोड़ते हैं। प्रिया है, आयुष का देना भी कांड कर देगी, तो आयुष और प्रिया दोनों अलग अलग होने लगेंगे, बातचीत बंद हो जाएगी, है ना, नंबर ब्लॉक हो जाएंगे। तो आयुष और प्रिया लगभग अलग हो गए हैं। कैसे अलग हुए पता है, थर्ड पार्टी एंट्री से। अब जब ये दोनों अलग हो जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं डी कंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये 3 टाइप से होता है। 3 टाइप से कैसे, कभी कभी इसको हीट दे दो तब भी टूट जाएगा, कभी कभी इसको लाइट दे दो तब भी टूट जाएगा, कभी इसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो तब भी टूट जाएगा। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की होती है। हीट से हुआ तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन,
थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट से हुआ तो फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से हुआ तो इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो 3 टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। और हम लोग की जिंदगी में, लड़कों लोगों की जिंदगी में डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर हुआ हो तो बताओ कमेंट करके कि आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसने करवाई है। कोई तो होगा जो एंटर करता है आप और उसके बीच में, है ना। आप और उसके बीच में कौन तो है जो कूदेगा, और जब कूदेगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो अगर दो लोग आपस में जुड़े हैं तो भैया मजा ही आ जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन अगर कोनो थर्ड पार्टी कूद गया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप की, हीट से हुआ थर्मल, लाइट से हुआ फोटो, और अगर इलेक्ट्रिसिटी से हुआ तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। अब मान लेते हैं अब आयुष को पता चल गया कि अभिषेक एंटर किया। तो अभिषेक, देखो अभिषेक का नाम बदल देते हैं ना, अभिषेक ए से दोनों हो रहे हैं, तो आयुष और प्रिया एक साथ थे। अब मान लेते हैं अभिषेक नहीं, अभिषेक की जगह ले आते हैं हम लोग कुणाल। अभिषेक की जगह आ जाएगा कुणाल, है ना। अभिषेक की जगह कुणाल को ले आते हैं। अभिषेक भैया हट गया, कहता दोस्त यार तुम जियो अपनी जिंदगी, अपन हटता है। तो अब पता है ये जो प्रिया है ना, वो प्रिया कुणाल से अट्रैक्ट होने लगेगी क्योंकि जी भर गया लड़की का, प्रिया का जी भर गया। अब वो आयुष को छोड़ेगी, अब किसके साथ जाएगी, कुणाल के साथ। तो कुणाल और प्रिया की जोड़ी बन गई, और भैया आयुष बैठ के ढपली बजावे, आयुष बैठ के ढपली बजावे। तो ऐसी रिएक्शन जब कभी भी जो अपना परमानेंट मेंबर होता है उसको हटा के कोई दूसरा उसकी जगह आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पता क्या होते हैं, जब सामने वाला आपको बेहतर ऑप्शन दे देता है, मतलब ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है, जब सामने वाला एलिमेंट मोर रिएक्टिव होता है आपसे, मतलब सामने वाली पार्टी आपसे ज्यादा हैंडसम होती है, आपसे ज्यादा पैसे वाला होता है, आपसे ज्यादा केयर करने वाला होता है, और आप कम टाइम देते हो, तो भैया लड़की के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि डिस्प्लेस कर दे आपको, चल भाग दूसरा आएगा, है ना। तो यही आएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे आयुष और प्रिया का चल रहा था, और कुणाल और मान लेते हैं सान्या का चल रहा हो, कुणाल और सान्या, ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़का है और ये लड़की है। अब पता क्या करेंगे, बोलेंगे जी भर गया यार तुम्हारे से, एक काम करो, एक रात के लिए तुम मेरे साथ आओ और ये तुम तुम्हारे साथ जाओ। मतलब एक रात के लिए आयुष, और एक रात में तो कांड हो जाएगा ना इन लोग का। आयुष और सान्या आ जाएंगे और प्रिया और कुणाल दूसरे एक रात के लिए और ना एडजस्ट करेंगे, थोड़ा मौज करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रोटी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है सिर्फ और सिर्फ आयंस की वजह से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है आयंस की वजह से। तो ये 4 रिएक्शन हो गई। एक है रेडॉक्स रिएक्शन, अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे चल के। तो 5 टाइप की रिएक्शंस है, 5 टाइप की रिएक्शंस है जो आपको देखनी है, 5 टाइप की रिएक्शंस है जो आपको देखनी है। तो मैंने आपको ये बात बताई है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दरार पड़ जाती है, डाइवोर्स हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपसे बेहतर मिल जाता है तो आपको हटा दिया जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक नाइट को दोनों अपना पेयर एक्सचेंज कर लेते हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रेडॉक्स इसके बाद आएगी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ा जाए भैया, है ना। तो आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सबसे पहले मिलेगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझो, देखो मैग्नीशियम थी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, MgO हो गया, 2 जिस्म एक जान, 2 जिस्म एक जान, 2 जिस्म एक जान, 2 जिस्म एक जान। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद रखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 जिस्म एक जान, है ना। जब 2 लोग आपस में मिल जाते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और भगवान करे सबकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेहतर हो जाए, दुआ करो एक दूसरे की कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छी हो। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसी को ना देखनी पड़े, बहुत दर्द होता है भैया जब दिल टूटता है तो, है ना। जब आपकी पसंद किसी और के साथ घूमती है तो ऐसा लगता है गोली मार दूं, है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में दरार पड़ती है, स्प्लिट होता है। तो CaCO3 एक थे, हीट कर दिया किसी ने, टूट के अलग हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो क्विकलाइम और CO2 गैस अलग अलग घूम रही है। तो ये है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि हीट की वजह से हो रही है। देखो हीट और एक और हीट देंगे हम इसको, है ना। ये देखो तीसरी हीट, तो ये चौथी हीट। 4 रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 को हीट दोगे, कैल्शियम ऑक्साइड CO2 निकलेगा, है ना। और पोटेशियम क्लोरेट को हीट दोगे तो टूट टाट जाएगा। और आयरन सल्फेट को जब हीट दोगे तो Fe2O3 SO2 SO3 बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको याद रखा जाए। आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, उसको हीट कर दोगे तो तुरंत आ जाएगा ब्राउन में। तो आयरन सल्फेट FeSO4 ग्रीन कलर और Fe2O3 ब्राउन कलर, इन दोनों को याद रखना है।
और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ये दोनों माचिस जलाने में इस्तेमाल किए थे, माचिस में जो लग रहा था बुरा था, और ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लिया जाए। और लेड आयोडाइड को हीट करोगे तो लेड ऑक्साइड निकलेगा और NO2 ब्राउन कलर की ऑक्सीजन, और इसको यूज किया था पटाखे वटाखे फुलाने में। तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने आपको बता दिया डिकम्पोजिशन थर्मल वाली 4 रिएक्शन है, इनको याद रखना है ना। इलेक्ट्रोलिसिस वाले में चलते हैं, है ना, हीट। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले में चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में चलोगे तो इलेक्ट्रिसिटी वाले में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो देखो। अब इलेक्ट्रोलिसिस वाले में क्या है, तो सबसे पहले एक बात याद रखनी है ना। बात क्या है, ये कंटेनर है और इसमें 2 इलेक्ट्रोड टांग देंगे। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, आपने कभी सेल देखा हो, सेल घड़ी वाला इतना छुटका होता है, उसको तोड़ोगे तो एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती है, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव वाले को हम लोग बोलते हैं एनोड, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड, और नेगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं कैथोड। नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड और नेगेटिव वाले को बोलते हैं कैथोड। चलो नेक्स्ट पेज में समझाता हूं अच्छे से। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं, देखो एक कंटेनर बनाया मैंने और यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड टांग दिया और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोड। देखो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोड होते हैं 2 टाइप के। इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव वाले को एनोड, नेगेटिव वाले को कैथोड। ऐसे ही आयंस 2 टाइप के होते हैं, आयंस 2 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव वाले को कटायन और नेगेटिव वाले को अनायन, है ना। तो ये हो गई बात। इसके बाद अगर ये पॉजिटिव है तो ये सिंपल सी बात है एनोड होगी, है ना। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये कैथोड होगा। ये बात आप समझ गए। इसके बाद इसमें हमने एक लिक्विड भर दिया, लिक्विड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लिक्विड को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जानते हैं ना, जब आदमी बीमार बेहोश हो जाता है, उल्टी आने लगती है, तो डॉक्टर कहता है इलेक्ट्रोलाइट ले लो, तो मतलब आयंस और चार्जेस आ जाएंगे बॉडी में। तो इलेक्ट्रोलाइट हमने रखा है, मान लेते हैं H2O। जैसे आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जैसे आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो ये टूटने लग जाएगा आयंस में। जब टूटेगा ना तो पता है H+ और O2- में टूटेगा। मतलब ढेर सारे H+ आएंगे, ढेर सारे O2-, H+, O2-, H+, O2-, H+, O2-। अब होगा क्या, आपको बुद्धि लगाओ जरा सा, ये पॉजिटिव है और O2 नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ्स, है ना। तो O2 इसमें भर जाएगा और H+ इसमें चला जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बताओ H2O का फॉर्मूला होता है वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। देखो हाइड्रोजन कितना है, तो 2 में है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 में, तो 2:1। बताओ गैस किस में ज्यादा होगी, तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन जो गैस है वो ज्यादा होगी और ऑक्सीजन जो गैस है वो कम होगी। तो ऐसे ही हमने सेपरेट कर दिया। ये रहा हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसमें, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रिसिटी से। तो यही ये बात दिखाई गई है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना होगा, 2:1। देखो कैथोड पे क्या हुआ, तो कैथोड पे जो हुआ है वो तो हम सब ने देखा। कैथोड पे भरी है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। एनोड में कौन सा है, ऑक्सीजन गैस, है ना। तो एनोड में ऑक्सीजन आई है, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, एनोड पॉजिटिव, एनोड में ऑक्सीजन गैस भरी है और एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। और उल्टा कर लेना, ऐसे ही उल्टा कर लीजिएगा, ऐसे ही तो मामला बन जाएगा। तो यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, मैं PDF शेयर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप सब उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब आते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब यहाँ पर सनलाइट देंगे तो टूट जाएगा। देखो AgCl है, इसको याद रखना, ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। AgCl को देखोगे एनसीईआरटी में तो एक ऐसा कौन जैसा शेप बना होगा, तो AgCl को जैसे आप हीट दो, सनलाइट दोगे ना तो टूट जाएगा। Ag अलग हो जाएगा, Cl2 गैस अलग हो जाएगी, गैस पूरी से उड़ जाएगी। AgBr को जैसे सनलाइट दोगे तो Ag अलग हो जाएगा, Br2 अलग हो जाएगी, ये गैस पूरी से उड़ जाएगी। इसका कहाँ पे यूज होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है और था और रहेगा, है ना। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई है, ये सारी बातें। और अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो जल्दी से चटाचट कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। डिस्प्लेसमेंट बताया था मैंने,
एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर हैंडसम आदमी, मोर पैसे वाला आपसे अगर आएगा, आप दोनों के बीच में दरार डला के चला जाएगा, वो आपकी रानी को ले जाएगा और आपकी रानी उसके साथ चली जाएगी। ये दुनिया का दस्तूर है, ऐसा होता रहेगा। ये मैंने सिखाया हार्दिक पांड्या से, चहल से, सामी से, ये सब सीधा सीधा एग्जाम्पल है। और कोई किसी को अगर बुरा लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि बुरा लगने के लिए बोल रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देता, लात मारता सीधा सीधा, भाट हट जा। तो Zn CuSO4 क्या आया, Cu कम रिएक्टिव था, हटा दिया, Zn इसके साथ बैठ गया। देखो Zn SO4 Cu अलग, FeCuSO4 था, Cu कम रिएक्टिव है, FeSO4 बैठ जाएगा, Cu अलग, बेचारा मुंह ताको बैठ के। Zn H2SO4 है, Zn इसके साथ आ जाएगा, H2 बाहर ताक है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो जो कम रिएक्टिव होगा, अब आप बोलोगे रिएक्टिव में कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, तो याद कैसे करना है, तो ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो देखो सबसे रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, और ये हो जाएगा आपका टिन, लेड और हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये एक्टिविटी सीरीज फिक्स है, तो याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज है। और इसके बाद हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग आपको बता दूं, हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग क्या है, कभी भी जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो अगर वहां पर आप कंबशन करोगे जाके, कंबशन मतलब मान लो मोमबत्ती या फिर अगरबत्ती जला के ले गए, तो भट्ट से बोलेगी, मतलब पॉप साउंड क्रिएट करेगी, पॉप साउंड क्रिएट करती है। और पॉप साउंड जहां से आ जाए समझ लेना वो हाइड्रोजन गैस ही है, हाइड्रोजन गैस के अलावा कोई भी पॉप साउंड क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अब सीधा उतरने वाले हम लोग कहां पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आयंस की वजह से होती है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ अटैच हो जाता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले के साथ अटैच होता जाता है। जैसे AgNO3 है, देखो Na प्लस का है, Cl माइनस का है, Ag प्लस का है, NO3 माइनस का है, तो Ag जाएगा किसके साथ, Cl के साथ, और NO जाएगा Na के साथ। देखो NaNO3 हो गया और AgCl, और AgCl PPT बन जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन से वाले टाइप में आती है, कॉम्बिनेशन में, डिकम्पोजिशन में, या फिर डिस्प्लेसमेंट में, या डबल डिस्प्लेसमेंट में, तो याद रखना है बाबू भैया, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के अंडर में आती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसकी वजह से होती है, तो आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है ना। तो ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अब आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, अब आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिस किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होगा उसके साथ साथ ऑक्सीडेशन होगा, और जिस किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होगा उसके साथ ऑक्सीडेशन होगा, या फिर हाइड्रोजन हट जाए। दो चीजें हैं, ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन हट जाए, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। रिडक्शन में क्या है, उल्टा कर दो, हाइड्रोजन जुड़ जाए या ऑक्सीजन हट जाए तो रिडक्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात समझना है आपको, ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन हट जाए, क्या है, ऑक्सीडेशन है। या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए तो ये रिडक्शन है। तो ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखी है। अच्छा अब आपको समझा देता हूं क्या चीज है, अब आप समझो। जैसे मान लेते एक CuO है, रिएक्ट कर रहा है H2 से, आप गिव्स अवे Cu और H2O। एक एग्जांपल और आपका नंबर सेट है, 2 नंबर 100% है यार, 2 नंबर 100%। जल्दी से लाइक कर दो अगर 2 नंबर आपको मिल गया हो तो, मिल गया 2 नंबर। अगर आपको ये समझ में आ गई तो 2 नंबर आपको समझ में आ गया। देखो सबसे पहली बात, देखो CuO है ना, CuO, देखो आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला ही होगा, मतलब रिएक्टेंट में आंसर हमेशा रिएक्टेंट में ही होगा, प्रोडक्ट में कभी जाना ही नहीं है। प्रोडक्ट सिर्फ चेक करने के लिए होता है, इधर ही देखेंगे अब आंसर के लिए। देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के पास ऑक्सीजन थी और जाते उधर नंगा हो गया, मतलब कॉपर ऑक्सीजन हट गई, तो जिससे ऑक्सीजन हटेगी उसके साथ क्या होगा, रिडक्शन। भाई साहब के साथ हो गया है रिडक्शन, छोड़ के चली गई है ऑक्सीजन। तो रिडक्शन किसके साथ हुआ है, तो आप बोलोगे रिडक्शन हुआ है कॉपर ऑक्साइड के साथ। अब देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, उधर जाते ऑक्सीजन मिल गया, और जिसको ऑक्सीजन मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ है, तो हुआ है H2 के साथ। इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब करना क्या है, अब आपसे पूछा जाएगा बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब आप सिंपल सी बात है, जिसके साथ रिडक्शन हुआ होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस इतना करना है आपको। अगर ये दोनों चीजें निकालनी आती है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन,
तो फिर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट चुटकियों में पता कर लोगे, है ना। समझ गए ना बात को। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखा दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और। जैसे हमने लिखा है MnO2 प्लस HCl gives away MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। अब मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, उधर जाते ही ऑक्सीजन हट गए, तो इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन लिख दो, किसके साथ हुआ है, रिडक्शन हुआ है MnO2 के साथ। HCl है, उधर जाते ही हाइड्रोजन, उधर जाते ही इसको ऑक्सीजन मिल गई, देखो आगे देखो ऑक्सीजन मिल गई है, तो ऑक्सीडेशन किसके साथ हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ है HCl के साथ। अब उल्टा करो, रिडक्शन जिसके साथ हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके साथ ऑक्सीडेशन हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बस आंसर बन गया। इसके अलावा आप कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस इतना ही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता करना, इतना ही आसान है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको समझ में आ गया। अब आपको कोरोजन बता देते हैं। कोरोजन का मतलब होता है किसी का सरफेस के साथ खिलवाड़। जैसे ये देखो, ये जो सरफेस है जिस बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ चिकना है ना, लेकिन ये सरफेस खुरदरा हो सकता है। क्यों, जब इसमें कुछ नुकसान कर दिया जाए तो खुरदरा हो जाएगा। स्किन अभी स्मूथ है ना, ये सरफेस कैसा अच्छा है, लेकिन अगर इसमें कुछ तेजाब वगैरह डाल दिया जाए तो सरफेस खराब हो जाएगा, है ना। दीवार को अगर आप प्लास्टर और पुट्टी कर दोगे सरफेस सही है, लेकिन आप इसमें हथौड़ा मार मार के छेद कर दो या कुछ खराब कर दो तो इसका सरफेस खराब हो जाएगा। तो कोरोजन का मतलब होता है सरफेस खराब करना। कोरोजन का मतलब होता है सरफेस खराब होना, लेकिन केमिकल रिएक्शंस की वजह से होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस की वजह से होना चाहिए। तो प्रोसेस इन विच, और ये किसमें होता है, ये मेटल्स में होता है, ये बात याद रखना। अब इंसान भी ना करने लग जाना, इंसानों में भी होता है कोरोजन, चेहरा बेकार हो जाता है। प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल रिएक्शंस। अब जैसे मान लो आयरन है ना, और आयरन को ऑक्सीजन मिल गई और H2O मिल गया, और जैसे ये मिल गई तो बन गया Fe2O3 डॉट XH2O। पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जंग। जंग का मैदान भैया नहीं है, ये सिर्फ है जंग, रस्ट, है ना। और ये कौन से कलर की होती है, तो ब्राउन कलर की होती है। एक्स का मतलब क्या होता है, तो अननोन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है पता नहीं, है ना। और डॉट का मतलब क्या होता है, तो डॉट का मतलब होता है प्लस, मतलब ऐड हो रहा है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इतनी बातें याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है रस्टिंग का, वो बोलेगा व्हाट इज कोरोजन, और स्टेट विद द एग्जांपल, तो आप यही बता देना, ये रस्टिंग का पूछा जाए तो बता देना। कोरोजन को रोकने के तरीके हैं बहुत सारे। प्राइमर पुट्टी कर दो, मतलब पेंटिंग कर दो, या ग्रीस लगा दो, लुब्रिकेंट अप्लाई कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, मतलब जिंक की परत चढ़ा दो, या टिन की प्लेटिंग कर दो, या फिर कोटिंग कर दिया जाए किसी भी प्लास्टिक पेंट से, है ना। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी ऑयल और फैट्स, ऑयल या फैट ऑक्सीजन की से रिएक्शन में आते हैं तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, बहुत गंदी सी स्मेल आती है, सड़ने लगता है। तो इसी सड़ने को, इसी सड़ाहट को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। इसको, इसी सड़ाहट को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी को बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। तरीका क्या है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया जाए। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब होता है, एंटी मतलब होता है विरोध में, ऑक्सीजन के विरोध में, मतलब ऑक्सीजन को जो मिलने ना दे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, है ना, सीरियल वगैरह में बोलते ग्रीन टी मुझे पसंद है, तो ग्रीन टी क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। इससे क्या होता है, फैट के जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और जिनको कैंसर वगैरह होता है तो डॉक्टर कहता है एंटीऑक्सीडेंट्स ले, ताकि आपका थोड़ा सा हेल्थ वगैरह अच्छी रहे। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकने लगते हैं, और जो फालतू की चीज होती है, जर्म्स वगैरह, सेल्स वगैरह मरने लगते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स देके हम लोग रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। और दो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के केमिकल्स है, BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, BHT का ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलीन। तो दो चीजें हैं, है ना, याद रखनी है। और या फिर आप सनलाइट से दूर रखें, फ्रिज में रखा जाए सामान को, नाइट्रोजन गैस को कुरकुरे के अंदर पैक करते हैं ना, आप लेस का कुरकुरा लो या किसी भी कंपनी कुरकुरा लो, कुरकुरे ज्यादा, चिप्स से ज्यादा, तो वो भाई साहब हवा भर के देता है, नाइट्रोजन गैस खाने को मिलती है। तो नाइट्रोजन गैस और या फिर एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखा जाए, है ना। तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।